नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम पेश करने जा रहे हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान की। इस साल वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए अथक संघर्ष के लिए मरिया कोरेना मचाडो को यह सम्मान मिला है। तो वहीं गोरखपुर में यूपी ट्रेड शो मेले का शुभारंभ और सीएम योगी के स्वदेशी आह्वान की गूंज हम आपको सुनाएंगे। और चलते चलते बाद बिहार में पीके के किंग बनने का सपना गठबंधन की सियासत को चुनौती की करेंगे। तो चलिए खबरों में चलते हैं विस्तार से। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया है। मरिया कोरेना मचाडो को यह सम्मान मिला है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस पुरस्कार से चूक गए हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 1895 में हुई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1895 में हुई। पुरस्कार 1901 में मिला। 1901 से 2024 तक साहित्य क्षेत्र में 121 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कारों को वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। शुरुआत में केवल फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ही नोबेल दिया जाता था। बाद में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल दिए जाने लगे। नोबेल प्राइज कमेटी की ओर से किसी भी फील्ड में नोबेल के लिए नॉमिनेट होने वाले लोगों के नाम अगले 50 साल तक उजागर नहीं किए जाते। वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए संघर्ष, मचाडो को पुरस्कार। वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए अपने अथक संघर्ष के लिए मारिया कोरेना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें कि नोबेल कमेटी ने वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व और संघर्ष को विशेष रूप से रेखांकित किया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरेना मचाडो ने पिछले 1 साल से छिपे हुए जीवन जीने को मजबूर होने के बावजूद अपने संघर्ष को जारी रखा। नोबेल कमेटी का कहना है उनके जीवन को गंभीर खतरा होने के बावजूद वो देश में बनी रही। उनका ये चुनाव लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला है। बताया जाता है कि मचाडो ने सुमाते नामक संगठन की स्थापना की जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। वे देश में मुफ्त और निष्पक्ष चुनावों की मांग करती रही हैं। नोबेल कमेटी ने मचाडो के बारे में क्या कहा? कमेटी ने मचाडो की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि जब सत्तावादी ताकतें सत्ता पर कब्जा कर लेती हैं, तो आजादी के साहसी रक्षकों को पहचानना महत्वपूर्ण है जो खड़े होते हैं और विरोध करते हैं। समिति ने कहा, लोकतंत्र उन लोगों पर निर्भर करता है जो चुप रहने से इनकार करते हैं, जो गंभीर जोखिम के बावजूद आगे बढ़ने का साहस करते हैं और जो हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे शब्दों, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। ट्रंप का पुरस्कार का सपना चूर-चूर। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की पुरस्कार जीतने की उम्मीदों को झटका लगा है, जो पिछले कुछ दिनों से इस दौड़ में अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। वहीं अमेरिका के सबसे बड़े यहूदी रिपब्लिकन संगठन रिपब्लिकन जूइश कोएलिशन RJC ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि इस पुरस्कार का नाम ट्रंप के नाम पर होना चाहिए। बता दें कि 8 देश ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुके थे। इसमें पाकिस्तान और इजराइल जैसे धुर विरोधी देशों के अलावा अमेरिका, आर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अर्जेंटीना ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए सिफारिश की थी। हालांकि 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 थी। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के नियमों के अनुसार इस तारीख के बाद आए किसी भी नामांकन को 2025 के नोबेल के लिए स्वीकार नहीं किया गया। हर साल 1 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है और उसी दिन तक मिले नाम ही मान्य होते हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके 11 दिन बाद ही नॉमिनेशन प्रोसेस बंद हो गई थी। ऐसे में इस बार ट्रंप की दावेदारी कमजोर रही। अगले साल ट्रंप की दावेदारी हो सकती है मजबूत। ट्रंप ने हाल ही में गाजा सीज फायर प्लान पेश किया था, जिसे इजराइल और हमास दोनों मंजूर कर चुके हैं। ट्रंप इसे भी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाजा में शांति समझौता देर से हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार अक्सर दीर्घकालिक बहुपक्षीय सहयोग और निरस्त्रीकरण जैसे आदेशों को प्राथमिकता देता है, जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के विपरीत माने जाते हैं। नोबेल के लिए 5 बार नॉमिनेट हुए थे महात्मा गांधी।
गांधी को 1937 से 1948 तक 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन हर बार वे पुरस्कार से चूक गए। गांधी 1948 में नोबेल के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन नॉमिनेशन क्लोज होने से एक दिन पहले ही गांधी की हत्या कर दी गई थी। नोबेल कमेटी ने उस साल किसी को भी शांति का नोबेल नहीं दिया। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और पेरिस जलवायु समझौते जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक संधियों और संस्थाओं से अमेरिका को अलग कर लिया था। नोबेल समिति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता दे रही है, जो उनके इन फैसलों से मेल नहीं खाता। विशेषज्ञों का मानना है कि नोबेल समिति त्वरित राजनयिक जीतों के बजाय लंबे समय तक चलने वाले और टिकाऊ शांति प्रयासों को महत्व देती है। ट्रंप के कुछ प्रयास, जैसे कि अब्राहम समझौते, महत्वपूर्ण थे, लेकिन उनकी दीर्घकालिक स्थिरता अभी भी साबित नहीं हुई है। साथ ही जलवायु परिवर्तन को कई लोग शांति के लिए एक बड़ा दीर्घकालिक खतरा मानते हैं। ट्रंप का जलवायु परिवर्तन को खारिज करने वाला रुख भी नोबेल समिति के विचारों से मेल नहीं खाता। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को चंपादेवी पार्क में आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला के शुभारंभ के बाद जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हर सेक्टर में हमें आगे बढ़ना होगा। दीपावली के मौके पर हर हिंदू परिवार लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को घर में रखता है। मूर्ति को चीन बनाता था। जो देवी देवता पर विश्वास नहीं करता वो मार्केट को भुना करके पैसे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का पैसा भारत के अंदर रहेगा, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का स्वदेशी पर फोकस। इस मौके पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें। आने वाले समय में इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। गाय के गोबर से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। गोरखपुर की ही एक बेटी मसाले बना रही है। हम जो भी गिफ्ट दें वो स्वदेशी दें। सीएम ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग द्वारा स्वदेशी उत्पादों पर बनाई शॉर्ट फिल्म देखी। दीपावली के पहले जब बाजार में चहल पहल है और पर्व और त्योहारों के पहले हरेक भारतीय के मन में ये भाव रहता है कि वह कुछ खरीद फरोख्त करेगा, उन स्थितियों के में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि दीपावली के पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाया जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी 75 के 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर कल और आज में प्रारंभ हो रहा है और अगले 8-10 दिनों तक ये संबंधित जनपदों में उत्तर प्रदेश से बनी हुई उत्पादों को आम जन के लिए उपलब्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। उत्पादों को मिला एक मंच। सीएम योगी ने कहा कि दीपावली के पहले बाजार में चहल पहल है। पर्व से पहले हर भारतीय के मन में यह भाव रहता है कि वह कुछ ना कुछ खरीदारी करेगा। इसी से जोड़ते हुए पूरे प्रदेश में ट्रेड फेयर लगाने का निर्णय लिया गया। 25 से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। इसमें यूपी में बने उत्पादों को एक मंच मिला। 500 से अधिक विदेशी खरीदार आए थे। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बदलकर बना ग्रोथ इंजन। स्वदेशी मेला के मंच पर सीएम योगी पूरे फॉर्म में दिखे। कहा कि आज यूपी बीमारू प्रदेश की जगह उद्यम प्रदेश बन रहा है। उद्यम के साथ तकनीकी भी आएगी, उसके लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी होंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 8.5 साल में बीमारू राज्य से बदलकर ग्रोथ इंजन बना है यूपी। 2017 से पहले यूपी में उद्योग लगाना कितना कठिन था। अराजकता की वजह से उद्यमी यहां से भागने की फिराक में थे। सुरक्षा का माहौल मिला, नियमों में सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान किया गया। यही प्रदेश में आज 96 लाख MSME पुनर्जीवित हुए। इसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला। कृषि के बाद यही सबसे ज्यादा पैमाने पर रोजगार दे रहा। अभी सितंबर महीने में 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है, जहां पर एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे विदेश से आने वाले लोगों के द्वारा यहां के उत्पाद को खरीदा जाता है, उसके ऑर्डर दिए जाते हैं और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के उद्यमी और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहे हैं। यूपी में बनेगी इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी के मुताबिक कोरोना में जब 40 लाख श्रमिक वापस आए तो एमएसएमई ने कम से कम एक कारीगर को रखा। यूपी आत्मनिर्भरता का मॉडल बन रहा है। कानून व्यवस्था के साथ ही आधुनिकता में भी प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। 2017 के पहले प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, वाराणसी और लखनऊ। आज यूपी में 16 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि मेट्रो आज प्रदेश के 6 शहरों में चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में ही इलेक्ट्रिक बस बनेगी। जल्द ही ये यूनिट शुरू होने वाली है। पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने में सफलता मिलेगी। मोबाइल फोन बनाने में यूपी सबसे आगे। सीएम ने कहा कि देश का पहला इनलैंड वाटरवे यूपी में है। हर बॉर्डर और जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स हो, सुरक्षा का माहौल हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल करने से हर तरफ से निवेश आने लगा। लोकल मार्केट में हमारे व्यापारी का उत्पाद बिके। देश के अंदर सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिले हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। मोबाइल फोन बनाने में यूपी सबसे आगे। वहीं इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण के दौरान भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा था। जो भारत में बनता है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। ये देश आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब हम स्वदेशी उत्पाद अपनाएंगे। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। आज एक छोटा दुकानदार भी डिजिटल पेमेंट मोड का इस्तेमाल कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। प्रशांत किशोर खुद को एक ऐसे नए राजनीतिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो बिहार की पारंपरिक राजनीति को हिला सकता है। अगर उनकी पार्टी कुछ प्रतिशत वोट भी काटने में सफल रही तो वो बहुमत के बहुत मामूली अंतर से जीतने वाले किसी भी गठबंधन का खेल बिगाड़कर बिहार की राजनीति में किंग मेकर या उससे भी आगे की भूमिका में आ सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किंग बनने का सपना, गठबंधन की सियासत को चुनौती। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी मुख्य लड़ाई इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच है। साल 2005 से सीएम की कुर्सी पर काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इस बार कठिन चुनौती है। नीतीश कुमार के पीछे एनडीए का कुनबा है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास हम जैसी पार्टियां हैं। वहीं इंडिया गठबंधन पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहा है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम मोर्चे की पार्टियां हैं। वहीं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब किंग मेकर की भूमिका छोड़कर किंग बनने की कोशिश में है। उनका मुख्य किरदार उनकी नई पार्टी जन स्वराज पार्टी के माध्यम से बिहार की राजनीति में एक तीसरा विकल्प पेश करना है, जो पारंपरिक जातिगत और गठबंधन आधारित राजनीति को चुनौती दे रहा है। आपको बता दें कि पीके ने जन स्वराज अभियान को 2 अक्टूबर 2024 को एक औपचारिक राजनीतिक दल जन स्वराज पार्टी में बदल दिया। ये पार्टी साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना पर आगे बढ़ रही है। वो पिछले 20 साल से चल रही राजनीति स्थिरता को चुनौती दे रहे हैं। उनका फोकस जाति, धन या बाहुबल के बजाय चरित्र, योग्यता और समाज में योगदान के आधार पर उम्मीदवार उतारने पर है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में?
कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, तो जितना आदमी मोदी के वोट देले बा, सब लोग बोलेगा 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? सोच के बोलो, मोदी ने 15 बरस में फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी वोट लिहन बिहार में, फैक्ट्री लगी गुजरात में, चली चलेगा? मोदी को वोट दोगे? मोदी के काला वोट दिया ही ना दिया? हाथ उठाकर बोलिए तो जरा, बहुत आदमी मुंह छुपाइले बा। मोदी कहने वोट दोगे? मोदी कहने वोट दिया जाई? और अगर दीजिएगा तो बिहार के बच्चे गुजरात में जब मजदूरी करेंगे तो उसका पाप आप ही के सर आएगा। पीके का भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फोकस। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच एक निर्भीक नेता की छवि बनाई है। उनका दावा है कि बिहार के 56% लोग राजनीतिक बदलाव चाहते हैं। वहीं उनके खुद चुनाव लड़ने की संभावना है और वो तेजस्वी यादव जैसे दिग्गज प्रतिद्वंदी के सामने हाई प्रोफाइल सीट से ताल ठोकने की रणनीति बना सकते हैं। जनसुराज पार्टी से दोनों गठबंधनों को नुकसान। पीके ने टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का जिस तरह से दांव खेला है, वो सत्ताधारी एनडीए की सियासी चिंता में डालने के साथ विपक्षी महागठबंधन की उलझन बढ़ा सकता है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को दोनों मुख्य गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के लिए एक वोट कटवा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पीके खुद इस शब्द को पदक मानते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि उनकी पार्टी दोनों गठबंधनों के वोट शेयर में सेंध लगाएगी, जिससे चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हो सकते हैं। पीके से एनडीए को संभावित नुकसान। बिहार की 63% आबादी ओबीसी और ईबीसी की है। जनसुराज ने टिकट वितरण में ओबीसी और ईबीसी वर्गों को अहमियत दी है। ईबीसी वर्ग जो 36% है, साल 2005 से सत्ता की चाबी रहा है। अगर ये वोट बैंक एनडीए से थोड़ा भी खिसका तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। विश्लेषणों के अनुसार पीके की वजह से ब्राह्मण और भूमिहार वोटों में भी नुकसान हो सकता है, जो परंपरागत रूप से एनडीए के समर्थक माने जाते हैं। पीके लगातार नीतीश कुमार पर 20 साल के अवसर बर्बाद करने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप एनडीए की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी को हवा दे रहे हैं। पीके की नजर उन 1 से 2% स्विंग वोटरों पर है, जो आखिरी वक्त में फैसला करते हैं और कम मार्जिन वाली सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पीके से महागठबंधन के कितना नुकसान। जनसुराज पार्टी ने मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर कद्दावर मुस्लिम चेहरे और यादवों को टिकट दिए हैं। महागठबंधन के पारंपरिक कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पीके तेजस्वी यादव के हर घर एक नौकरी जैसे लोक लुभावन वादों को अतार्किक बताकर हमला कर रहे हैं। वो आधुनिक और व्यवहारिक विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसका सीधा टकराव तेजस्वी के मॉडल से है। महागठबंधन विशेषकर आरजेडी से असंतुष्ट युवा और एंटी इनकम्बेंसी वोट जनसुराज की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। एक सर्वे में 14% लोगों ने जनसुराज की अगुवाई में आगे बढ़ने की बात कही, जो सीधे तौर पर अन्य दलों का वोट काट सकता है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार से सियासी पिच पर उतरे प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में खुद को तुरूप का इक्का साबित करना चाहते हैं। दरअसल पीके किंग मेकर नहीं बल्कि बिहार के किंग बनने का सपना संजोए हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं, उसके जरिए एनडीए और महागठबंधन दोनों के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करने का संदेश दे दिया है। जनसुराज पार्टी ने सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति यानी ईबीसी और अगड़ी जाति को टिकट देकर भाजपा और जेडीयू की टेंशन बढ़ाई, तो मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर कद्दावर मुस्लिम चेहरे को उतारकर महागठबंधन के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इस तरह से पीके के निशाने पर बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों हैं। क्या 2020 के चिराग वाली स्थिति में रहेंगे पीके?
आपको बता दें कि पहले आरजेडी प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कह रही थी, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया कि उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेताओं पर हमला किया। इससे भी जनता प्रभावित हुई है। फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी सीट लाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर चुनाव में उभर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो दो धारी तलवार के रूप में काम करेंगे, जो महागठबंधन और एनडीए दोनों के उम्मीदवारों के डैमेज करने का काम कर सकते हैं। साल 2020 में जिस तरह चिराग पासवान मात्र 1 सीट लाए थे, लेकिन एनडीए को कमजोर कर दिए थे, वही स्थिति इस बार प्रशांत किशोर की रह सकती है। वहीं जिस तरह से प्रशांत किशोर अभी बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं, उससे ये लग रहा है कि 1995 का इतिहास दोहराया जा सकता है, जब नीतीश कुमार लालू से अलग होकर 1995 में पूरे बिहार में अति पिछड़ा को एकजुट करने का काम किए थे, तो उन्हें 7 सीट मिली थी। उसी साल आनंद मोहन अपनी पार्टी बनाए थे, जिनका नाम बिहार पीपुल्स पार्टी था, और उस वक्त चुनाव में पूरे सक्रिय थे। जब वो गांधी मैदान में रैली किए थे तो पूरा गांधी मैदान भर गया था। हालांकि हवा बनना और वोट में तब्दील होना दोनों में अंतर होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर बड़ी ताकत बन सकते हैं। ये अलग बात है कि एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की कई सीटों पर वो प्रत्याशियों को डैमेज कर सकते हैं। वो भी प्रत्याशियों पर निर्भर करता है। प्रशांत किशोर दोनों गठबंधन को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन सीट ज्यादा लाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बिहार के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच तीखा सियासी टकराव दिख सकता है। बिहार एनडीए के लिए काफी अहम है, क्योंकि यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन एनडीए की मजबूती के चलते बिहार में उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी के इसी राजनीतिक गढ़ को भेदने की फिराक में है, क्योंकि बिहार चुनाव के जरिए विपक्ष राजनीतिक समीकरणों को बदलने की उम्मीद भी कर रहा है। ऐसे में बड़े उलटफेर में पीके की भूमिका से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।